2026 जो आने वाला है वो कैसा रहेगा? हम सब के लिए, मगर मिक्स रिजल्ट लेकर आएगा। शुरुआत में बहुत अच्छा है, मगर बीच में कई बार अप्स डाउन्स आएंगे। एनर्जी क्या है? कि हम जहाँ हैं वहाँ एनर्जी है। ऑरा स्कैनर मशीन होती है, डाउजिंग टूल्स होते हैं। अगर आप भगवान का कोई जाप लगा दो या ओम बोलना भी शुरू कर दो तो वो नेगेटिविटी इमीडिएटली इंस्टेंट पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती है। और जब ईश्वर कनेक्ट होता है तो उसकी एनर्जी अपने आप वाइब्रेट कर देती है उस एटमॉस्फेयर को, उस एनवायरनमेंट को, क्योंकि हमको लगने लग जाता कहीं ना कहीं हमारे आसपास ईश्वर है। आजकल लोगों को बहुत स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, तो इसके पीछे भी कोई स्पेसिफिक रीज़न है कि कार्य को हम कर रहे हैं और हो नहीं रहा, धीरे धीरे हमारा स्ट्रेस आने लग जाता है। कि सामने वाले से पूछो ना पूछो तो ईगो आ जाती है बीच में। ये मन का इल्यूजन है जिसको हम ईगो कहते हैं। नमस्कार, मैं रोहित आप सबका फिर से एक बार स्वागत करता हूं मेरे पॉडकास्ट में इन कॉन्वर्जेशन विद रोहित। आज हमारे बीच हैं आचार्य अनीता जी, जो एक फाउंडेशन चलाती हैं, सारवा फाउंडेशन, और स्पिरिचुअलिटी के ऊपर, एस्ट्रोलॉजी के ऊपर हम बात करेंगे। और तो जो सर्वा फाउंडेशन है उसके बारे में भी हम बात करेंगे कि वो क्या कार्य करते हैं उसको लेके, और जानेंगे कि 2026 भी हमारे लिए कैसा जाने वाला है। तो इन्हीं सभी के ऊपर आज का डिस्कशन पॉडकास्ट जाने वाला है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरा पॉडकास्ट लास्ट तक ज़रूर देखें। चलिए स्वागत करते हैं आचार्य अनीता जी का। नमस्कार जी, आपको आने का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच कि आप मेरे पॉडकास्ट में आए। कैसे हैं आप? ठीक है रोहन जी, तो शुरू करने से पहले मैं जानना चाहूँगा, जो फाउंडेशन आप चलाते हो, सारवा फाउंडेशन, उसका क्या मतलब है? ये फाउंडेशन काफ़ी अपनी उसमें काम करती है। फाउंडेशन ही नहीं है, इसमें काम करने का एक ढंग है कि हम इसके ज़रिए लोगों तक मदद पहुंचाई जाए। ओके। हेल्थ केयर पर काम करती है, एनवायरनमेंट पर काम करती है, स्किल डेवलपमेंट पर काम करती है और वेलबींग पर काम करती है। वेलनेस पर, वेलनेस में कई बार लोगों का मानसिक रूप से कई बार परेशानी होती है, तो मेडिटेशन है, फ्री योगा है, लोगों की मदद करती है। हेल्थ केयर में मेडिकल कैंप लगाते हैं जिससे लोगों को काफ़ी मदद सुविधा मिल जाती है, बेनिफिट मिल जाते हैं। उनको पता चल जाता है कि मुझे क्या बीमारी, अवेयरनेस हो जाती है। स्किल डेवलपमेंट में सिलाई सेंटर वगैरह हैं, कंप्यूटर सेंटर है, तो उसके ज़रिए लोगों को एक रोज़गार मिल जाता है। क्योंकि जहाँ पर सीखेंगे, अपनी स्किल डेवलप हो जाएगी तो रोज़गार मिल जाएगा। और दूसरा एनवायरनमेंट पर काम करते हैं। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया और नेक काम है। हाँ, तो जानते हैं कि 2026 जो आने वाला है वो कैसा रहेगा? रोहित, 2026 बहुत अच्छा है हम सब के लिए, मगर मिक्स रिजल्ट लेकर आएगा। जैसे आपने कहा कि आने वाला है जी। जब भी कोई नई चीज़ की शुरुआत होती है तो हमें उत्साह से एक इंतज़ार होता है कि 2026 हमारे लिए कैसा रहेगा। 2026 है एक नंबर, जिसका मूलांक है 1, जो सूर्य का नंबर है, और सूर्य हमारा राजा है, देवताओं का भी राजा है, जो सबको प्रकाशित करता, प्रकाशवान बनाता है। और सूर्य के इस साल में शुरुआत में बहुत अच्छा है, मगर बीच में कई बार अप्स डाउन्स आएंगे, क्योंकि है बहुत एक एनर्जी का सोर्स है, जिसको राजा क्या करता है, अपने राज्य को चलाने के लिए एक सुव्यवस्थित ढंग से अपने को सिस्टम बनाता है। तो सिस्टम जब बनाता तो अप्स डाउन आते हैं, बिल्कुल आएंगे। क्लीन करता है सब सिस्टम को, जो जैसे सेनापति का साल गया पिछला, बिल्कुल अब ये राजा का साल अपने अनुसार चलाएगा। तो ये 2026 में मिले जुले कई बार रिजल्ट्स रहेंगे, पर बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो ये राशियों का भी रहेगा कि इन राशियों के लिए अच्छा है या इन राशियों के लिए अच्छा नहीं है? हाँ रोहित, हर राशि पर यह साल अलग इम्पैक्ट डालेगा, क्योंकि जैसे राशियों का अलग अलग भाव है। जैसे मेष राशि है, मंगल से होती है, तो मंगल और सूर्य का मित्रता है,
तो मेष राशि के लिए बहुत अच्छा रहेगा। मेष राशि वालों के लिए यह साल बहुत खुशियाँ लेकर आएगा। वो नए कारोबार कर सकते हैं, नए कुछ एडवेंचर्स कर सकते हैं, अपने धन को बढ़ा सकते हैं। कोई भी नया कार्य करना चाहें 2026 में कर सकते हैं। यह वृषभ राशि है। वृषभ राशि वालों के लिए भी बहुत अच्छा साल है। अच्छा। क्यों? शुक्र की राशि है, परंतु इस राशि में आप देखिएगा उन सब के लिए एक नई खोज होगी एनर्जी के साथ। जो बहुत सालों से इंतजार कर रहे थे, इस साल वो अपना नया कार्य शुरू कर सकते हैं। अपने आप को नई कोई स्किल सीख सकते हैं। नई स्किल सीख के वो कुछ नया डेवलपमेंट कर सकते हैं। और इस साल में उनको धन का बहुत लाभ होगा। माँ लक्ष्मी की आराधना करके वह धन भी बहुत इकट्ठा कर सकते हैं, क्योंकि ये शुक्र की राशि है। मिथुन राशि के लिए ठीक है, बहुत ज़्यादा खराब नहीं है, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, मिक्स रिजल्ट आएंगे, क्योंकि बुध की राशि है। और बुध बहुत वाकपटुता में, बहुत बिजनेस में बहुत स्किल मानी जाती है। और बुध की राशि वाले के लिए, मिथुन राशि के लिए मिला जुला साल रहेगा। कर्क राशि है। कर्क राशि के लिए कई शुरुआती में थोड़े से अप्स डाउन आएंगे, बाद में ये स्मूथ चलेगा, क्योंकि चंद्रमा शुरुआत में क्योंकि यह चंद्र राशि है और यह जल तत्व राशि है। हाँ, चंद्रमा की जैसे कहते हैं ना 15 दिन हमारे बहुत अच्छे होते हैं, 15 दिन इसी तरह मिले जुले रिजल्ट आएंगे। अप्स एंड डाउन्स कहीं ना कहीं लगे रहेंगे, तो घबराना नहीं है। बुरा हो गया तो अच्छा भी हो जाएगा। हाँ, बुरा नहीं होगा। एक स्ट्रगल होगा। हाँ, नेगेटिव नहीं होता, ये याद रखिए रोहित। कभी भी कोई चीज ज्यादा नेगेटिव नहीं होती। स्ट्रगल आता तो कुछ सिखा कर जाता है। आपको जब भी स्ट्रगल आएगा तो आपको एक प्रोसेस में सिखाता है कि आप सीखिए और आगे रिजल्ट्स पाने के लिए तैयार रहिए। जब भी कोई आपके सामने चुनौती आएगी और आपको सीखे नहीं होंगे तो उस चुनौतियों का सामना नहीं कर सकते। सही बात है। ये है। सिंह राशि वालों के लिए थोड़ा सा डाउन रहेगा शुरुआती उसमें, क्योंकि यह बहुत ऊर्जा की राशि है और कई बार हम इतने एनर्जेटिक हो जाते हैं, हमें पता ही नहीं होता कि हमें करना क्या था और कर क्या दिया। होता ज़्यादा ऊर्जावान भी होना ठीक नहीं है, क्योंकि उसको बैलेंस रखना चाहिए अपनी एनर्जी के साथ। अगर उन्होंने अलाइनमेंट नहीं किया तो कई बार उनको परेशानियाँ आ सकती है। तो थोड़ा सा बैलेंस रखें और आगे बढ़े। अपनी हेल्थ पर भी ध्यान रखें। कन्या राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है। वो एक अच्छा रिजल्ट्स लेकर आएंगे, नई बिजनेस करेंगे, नई नौकरी के एवेन्यू खुलेंगे और अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो बहुत अच्छा होगा। प्रॉपर्टी भी उनको फ़ायदा देगी। बहुत अच्छी बात है। बट कई लोग, जैसे आपने चंद्र राशि की बात की है, लोगों को कन्फ्यूजन है कि सूर्य राशि, चंद्र राशि, तो इसके बारे में थोड़ा सा समझाने की कोशिश कीजिए। आपको समझना होगा कि चंद्र राशि क्या है। भारतीय कैलेंडर के अनुसार चंद्र राशि जिस समय आप पैदा हुए, जिस नक्षत्र में पैदा हुए, जहाँ हॉरोस्कोप में चंद्रमा है, उसी को हम चंद्र राशि कहते हैं। और मैं कहूँगी कि चंद्र राशि के अनुसार, भारतीय गणना के अनुसार चंद्र राशि ज़्यादा इम्पोर्टेंस हाँ हम मानते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, क्योंकि जिस समय पैदा हुए, जिस टाइम पर पैदा हुए, जिस समय जो नक्षत्र में चंद्रमा था वही विशेष है। जी बिल्कुल, उसको मानना चाहिए। कुंडली भी जब आप पैदा हुए तभी बनती है, उसी टाइम पे बनती है। और जिस घर में चंद्रमा है, जिस भाव में है, उसी के अनुसार चंद्र राशि कही जाती। अच्छा, ठीक है। सूर्य राशि, जैसे हम कैलेंडर के अनुसार सूर्य राशि को देखते हैं, उसको कहा जाता है। जैसे हम देखा होगा कि मेष राशि है, 1 जनवरी से 31 जनवरी तक, आप बीच में देखते होंगे 31 सितंबर से अक्टूबर तक विर्गो है। इस तरह हम देखते हैं कैलेंडर के अनुसार जो राशि देखते हैं उसको सूर्य राशि कहते हैं, और वेस्टर्न कल्चर में ज़्यादा चलती है। तो ये अपने अपना। और एक तीसरी राशि भी है, अगर देखा जाए तो नाम के अनुसार। पहले तो हम नाम रख देते थे चंद्रमा के अनुसार। जब बच्चा पैदा होता था तो पंडित जी रख देते थे नाम। जी बिल्कुल। जिस राशि का जातक पैदा हुआ उसी के अनुसार नाम रखा जाता था। तो वही लेटर निकाल के वही लेटर। मगर आजकल तो ऐसा नहीं है रोहित। आजकल तो हम अपने अनुसार नाम रखते हैं। तो एक तीसरी राशि भी इम्पैक्ट डालती नाम के अनुसार। बिल्कुल। तो सबसे बेस्ट तरीका है
जिस समय आप पैदा हुए, जिस तारीख को पैदा हुए, चंद्रमा किस राशि में, उसको देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। बहुत अच्छी बात उसको है। फॉलो करेंगे ज़्यादा अच्छा। चलो, बहुत अच्छी बात है। तो एनर्जी क्या है? ऊर्जा एक ऐसी सकारात्मक है, एक ऐसी एनर्जी है, उसका कोई भी नाम दे सकते हैं। उसको हम कॉस्मिक एनर्जी कह सकते हैं, डिवाइन एनर्जी कह सकते हैं, परमपिता परमेश्वर का आशीर्वाद कह सकते हैं। वो भी तो एक एनर्जी है, बिल्कुल एनर्जी, वो भी तो हमें पावर देती है। हमारे आसपास क्या है? एनर्जी। एनर्जी जो हम बेसिकली बोलते हैं वो भी एनर्जी हाँ, है। सब तो एनर्जी है जी। विदाउट एनर्जी तो हम रह ही नहीं सकते। तो एनर्जी क्या है? इसका मीनिंग है कि हम जहाँ हैं वहाँ एनर्जी है। उस एनर्जी को कोई भी नाम दे सकते हैं। कहते हैं ना आजकल कि डिवाइन एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी। जी। हम पहले परमपिता परमेश्वर का आशीर्वाद कहते थे, ईश्वर कहते थे। नहीं, आज अलग अलग नामों से पुकार लेते थे। कई लोग तो आजकल पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, हाँ, सकारात्मक या नकारात्मक जैसे वर्ड्स यूज करते हैं। नहीं होती है, क्योंकि जैसे हम यहाँ बैठे हैं रोहित, यहाँ एक कामनेस है, एक शांति है। क्या है? नहीं, ये तो पॉजिटिव एनर्जी, तो पॉजिटिव। बिल्कुल। और जहाँ पर कामनेस नहीं होगी, एक डिस्टरबेंस होगी, डिस्टर्ब रहेंगे, वो क्या है? वो नेगेटिव है। बिल्कुल। तो यानी कि वो जो है वो तो है ही ना जी। नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी कोई भी हो, कैसी एनर्जी है, डिवाइन एनर्जी है, कॉस्मिक एनर्जी है, ईश्वर का एक आशीर्वाद है। ऊर्जा के बगैर तो हम रह नहीं सकते। ऊर्जा जो हमारे आसपास है उसी को एनर्जी कहते हैं। जो हमारे आसपास ओरा है, एनवायरनमेंट है, उसी को एनर्जी कहते हैं। तो भगवान का नाम जब हम लेते हैं ना, मैं अपने क्लाइंट्स के साथ कई बार एक ऑरा स्कैनर मशीन होती है, डाउजिंग टूल्स होते हैं, तो जब हम चेक करते हैं कि बंदे के ऑरा कितना अच्छा है, नेगेटिव कितना है, पॉजिटिव कितना है, और जैसे ही अगर आप भगवान का कोई जाप लगा दो या ओम बोलना भी शुरू कर दो तो वो नेगेटिविटी इमीडिएटली इंस्टेंट पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती है। हाँ, क्योंकि जब हम नाम से पुकारते हैं इस परमपिता परमेश्वर को, वो अपने आप से कनेक्ट हो जाता है। और जब ईश्वर कनेक्ट होता है तो उसकी एनर्जी अपने आप वाइब्रेट कर देती है उस एटमॉस्फेयर को, उस एनवायरनमेंट को, क्योंकि हमको लगने लग जाता कहीं न कहीं हमारे आसपास ईश्वर है। और वही ईश्वर हमें जो चलाता है, जिसने हम सबको पैदा किया है, जो हमारे हर पल पल को वॉच कर रहा है, वो एनर्जी जब आपके साथ है तो फिर तो अपने आप ही एनवायरनमेंट ठीक हो जाएगा। ओम की बात की, वो ईश्वर का एक नाम है। ईश्वर का नाम है। हम अलग अलग नामों से पुकारते हैं। भगवान के अलग अलग नाम है, राम है, भगवान श्री कृष्ण है, अलग अलग राधे हैं। हम मंत्रों के द्वारा नाम ईश्वर को पुकारते हैं। वो क्या हो, एक कनेक्ट करने की एक कोशिश करते हैं। हाँ, कोशिश भी नहीं, कनेक्ट करने का एक जरिया है। ओके। यानी कि आत्मा से परमात्मा का मिलन। ओके। वही तो ईश्वर है। जी, बिल्कुल। तो जहाँ ईश्वर का नाम आ जाए वहाँ ऑटोमेटिकली खुशी आ जाती है। जैसे आपने कहा कि ओरा जब चेक करते हो ओम की एनर्जी, तो अपने आप ऑटोमेटिकली खुशी आ जाती है। नहीं, इंस्टेंट आता है। हाँ। मैं कई बार खुद सोचता हूँ कि इतनी जल्दी नेगेटिव पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया, तो सिर्फ हमारे जो सोचने का तरीका है या हमारे बोलने के जो शब्द हम यूज़ करते हैं वो भी कहीं ना कहीं बहुत मैटर करते हैं। तो अच्छा बोलना ही चाहिए, बोलते हैं कि अच्छा हाँ रोहित, क्योंकि वाणी पर हमेशा इंसान को ध्यान देना चाहिए जी। हमेशा अपनी वाणी को इतना मिठास से रखे, अपने भाव से बोले, क्योंकि आप जब दिल से बात करते हो किसी से तो ऑटोमेटिकली आपको महसूस होने लग जाता है कि ये दिल से बात कर रहा है। कई बार आप फील करते होंगे ना कि ये इंसान दिल से बात कर रहा है। वाणी दिल से होनी चाहिए, जिस वाणी के अंदर शांति हो, शक्ति और शांति दोनों हो। यानी कि जो बोल रहा है ऑथेंटिक अपने वर्ड्स बोल रहा है, एक पावर के साथ बोल रहा है कि ये है, ये कमिटमेंट है। कहते थे ना पहले के लोग कि कमिटमेंट जो दे देगा तो ये अपने कमिटमेंट से हटेगा नहीं। क्या था वो? वचन ही था। बिल्कुल, शांति के साथ। तो बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस है अपने वर्ड्स की,
आप किस तरह अपने वर्ड्स समाज में दे रहे हो, संसार में दे रहे हो, वही वाणी आपकी ब्रह्मांड तक जाती है और वही वाणी से ही आप बहुत कुछ अपना बिगाड़ भी सकते हो और सुधार भी सकते हो। इतनी इम्पोर्टेंस है वाणी की। तो अनीता जी, आजकल लोगों को बहुत स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, तो इसके पीछे भी कोई स्पेसिफिक रीज़न है या सिर्फ अपने ही मतलब डेली रूटीन के हिसाब से लोग उस चीज़ को कैरी ऑन करके चलना शुरू कर देते हैं? रोहित, एंग्जाइटी अलग चीज़ है जी, स्ट्रेस अलग चीज़ है जी। पहले हमें समझना होगा कि स्ट्रेस क्या है। स्ट्रेस जब किसी कार्य को हम कर रहे हो और हो नहीं रहा, धीरे धीरे हमारा स्ट्रेस आने लग जाता है, बढ़ने लग जाता है कि मैं ये कर नहीं पा रहा, मेरे से हो नहीं रहा और हम बोल नहीं पाते। और धीरे धीरे जैसे ही स्ट्रेस बढ़ता है वह एंग्जाइटी के रूप में परिवर्तित होने लग जाता है। यानी कि पहले स्ट्रेस होता, फिर एंग्जाइटी धीरे धीरे उसका रूप ले लेती है। क्योंकि जब बार बार कोई काम करते और हो नहीं पाता तब हम बहुत परेशान हो जाते हैं और स्ट्रेस में आने लगते और अपनी बातें कह नहीं पाते और अंदर अंदर वो बातें इमोशंस आपके मिक्स हो जाते हैं। यानी कि पहले हम दिमाग से काम कर रहे थे, फिर इमोशन भी अटैच हो गया तो एंग्जाइटी में कन्वर्टेड हो गया। ठीक है, तो इससे बाहर कैसे निकलें? हाँ, इससे बाहर निकलने का एक ही उपाय है, जब भी आप काम करो कामनेस के साथ करो, पॉजिटिव एनर्जी के साथ करो और याद रखो कि आपके पास इतनी पॉजिटिव एनर्जी है, जो मैं काम कर रहा हूँ वो मैं कर लूँगा। अपने आप पर विश्वास रखो, कॉन्फिडेंस रखो। हम शुरू कर लेते हैं कोई भी काम, कॉन्फिडेंस है नहीं, हमें पता नहीं है जी, विचार भी हमारे क्लियर नहीं है कि ये करना भी चाहिए या नहीं, तो इस तरह स्ट्रेस आ जाता काम को लेकर। दूसरा स्ट्रेस आ जाता रिलेशनशिप को लेकर। हाँ, बिल्कुल। कई बार जाने अनजाने में हमसे कुछ ऐसी चीज हो जाती है जो दूसरे को पसंद नहीं आती। बिल्कुल, सबकी सोच भी अलग है आजकल। वही, और दूसरा मन का इल्यूजन भी होता। हाँ, बिल्कुल। इल्यूजन मन का इल्यूजन इतना हो जाता कि हम बगैर कहे उसकी बात को गलत ढंग से ले लेते जी, और धीरे धीरे हमारे अंदर स्ट्रेस बढ़ने लग जाता है कि ये व्यक्ति मेरे से बात क्यों नहीं कर रहा, इससे मेरे से क्यों नहीं इतने दिनों से मेरा फोन उठा रहा है। इस तरह का स्ट्रेस है नेसेसरी का, जिसका कोई मीनिंग नहीं। कोई मीनिंग नहीं है, बिल्कुल। यानी कि मन में अनगणित विचारों का आना भी एक स्ट्रेस है। अच्छे ढंग से कार्य न करना, वो पूरा ना करना भी एक स्ट्रेस है जी। अच्छे ढंग से कार्य नहीं करेंगे तो पूरा नहीं करना एक स्ट्रेस। आपको कोई बीमारी अचानक आ जाए, कोई हैपनिंग हो जाए, पहले हमें स्ट्रेस आने का जरिया ढूंढना पड़ेगा। स्ट्रेस आता किन किन चीजों से जी। स्ट्रेस इन चीजों से आता तो कैसे दूर करेंगे? कामनेस के साथ पहले उस स्थितियों को जाने जी, पहचाने और दूर करने की कोशिश करें अपनी बुद्धि से और मन से। जहाँ पर बुद्धि से कार्य होता वहाँ बुद्धि से करें। जहाँ पर स्पोर्ट्स लेना होता, किसी का स्पोर्ट चाहिए वो स्पोर्ट ले ले जी। सपोर्ट की जो आप बात कर रहे हो, तो कई लोग जो है हेजिटेट करते हैं या ईगो वाली बात आ जाती है कि मैं इससे पूछूं नहीं पूछूं, अपने को थोड़ा सा कम समझ ले या ज़्यादा समझ ले, ईगो ले आते हैं कि मैं इससे क्यों पूछूं। तो उस चीज़ को भी स्ट्रेस में कन्वर्ट हो जाते है वो चीज़ कि सामने वाले से पूछो ना पूछो तो ईगो आ जाती है बीच में। रोहित, ये ईगो नहीं है, ये मन का इल्यूजन है जिसको हम ईगो कहते हैं। मन में कई बार इतने विचार आ जाते हैं जिनकी वजह से हम अपने अंदर ही इल्यूजन बना लेते। पूछूंगा तो ये बात नहीं किया तो क्यों पूछना है, क्यों मैं इससे बात करूं, ठीक है मैं इस काम को छोड़ दूं। ये एक इल्यूजन है, मन में ही अपने विचारों को उठाना और उसी विचारों को धीरे धीरे बढ़ा देना। यानी कि मैं अगर आपसे प्यार करती हूँ तो मैं 1 सेकंड में आपसे पूछ लूंगी। मैं आपसे प्यार नहीं कर पाती या मैं आपको जानती नहीं हूँ, मुझे मन में होगा मैं इस व्यक्ति को जानती नहीं तो मैं कैसे बात करूँ इससे। ऐसा अक्सर देखा गया होगा। बिल्कुल होता है जी। पर यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ घर में भी कई बार आप देखे होंगे स्ट्रेस बढ़ जाता
आपस में ही वहाँ तो जानते ही है ना एक दूसरे, फिर भी रोहित स्ट्रेस पर जाता है, क्योंकि वहाँ पर टकराती है ईगो से ज्यादा विचारों का ना मिलना। एक दूसरे के विचार नहीं मिलते तो हमें लगता मैं इससे बात नहीं करूँ, छोड़ दो इसको। होता है। हाँ, और कई बार अंदर अंदर ईर्ष्या भी हो जाती है। ईर्ष्या भी होती है कई बार। रिश्ते भी ऐसे, हम जैसे कि मान लीजिए बच्चों का ले लो या बड़ों का ले लो, तो वो एक अंडरस्टैंडिंग लेवल में कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। हाँ, गैप रह जाता है। और फिर वहाँ की एनर्जी भी कई बार आपसे मैच नहीं खाती, तो बात नहीं कर पाते, स्ट्रेस बढ़ जाता। तो स्ट्रेस बढ़ने के कई कारण है। उसको दूर करने का कारण है आप मेडिटेशन प्रतिदिन करें। लगातार जब आप मेडिटेशन करेंगे तो धीरे धीरे जो छोटी छोटी बातों पर स्ट्रेस आता था वो कम होने लग जाएगा। आपके जो नेगेटिव थॉट्स है वो धीरे धीरे रिमूव होने लग जाएंगे, बिकॉज आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हो मेडिटेशन की, परमपिता परमेश्वर के साथ अपने आप को कनेक्ट कर रहे हो, तो अपने आप एक पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर आने लग जाती है और धीरे धीरे स्ट्रेस दूर होने लग जाता है। जी बिल्कुल। जब आपके अंदर रोहित पॉजिटिव एनर्जी आएगी तो स्ट्रेस भी दूर हो जाएगा। प्रतिदिन आप मेडिटेशन करेंगे तो आप उस परमपिता परमेश्वर की एनर्जी से एनर्जाइज रहेंगे और उसी एनर्जाइज एनर्जी से आप खुश भी रहेंगे और शांत भी रहेंगे, स्ट्रेस नहीं आएगा। क्योंकि देखिए परेशानियां तो आती जाती रहती है, छोटे छोटे काम कई बार नहीं होते, कई बार हो जाते हैं। छोटी छोटी बातों पर स्ट्रेस ना लें। जब तक आपके अंदर एक पावर है, एक एनर्जी है, स्ट्रेस ना लें, उसको सोल्व करने की कोशिश करें। जब आप सोल्विंग मूड में आएंगे तो आपको ये छोटे छोटे एंजाइटी स्ट्रेस होगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। तो अपने आप को स्ट्रोंग रखें, अपने आप को एनर्जाइज रखें, परमपिता परमेश्वर ईश्वर पर विश्वास रखें। आभास हो कि आसपास कहीं ना कहीं ईश्वर अपने आप संभालेगा, तब आपको स्ट्रेस नहीं। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात की है कि ये बिलीव होना, यकीन रखना कि भगवान है या जो भी आप मानते हो एनर्जी है, कहीं ना कहीं आपको संभाल लेगी। पर लोग उस चीज़ को भी कहीं ना कहीं नहीं मानते हैं, या नहीं मेरा तो ऐसा ही लिखा है, मेरी तो पूरी ज़िंदगी ऐसे ही जाएगी, और नेगेटिव थॉट्स में ही मतलब उसी चीज़ को अपना घर बना लेते हैं, निकलने की बिल्कुल कोशिश नहीं करते, तो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। रोहित, अपने विचारों को ही आपने गलत कर लिया। जब आप अपने आप को ही प्रतिदिन कोस रहे हो, अपने आप को ही प्रतिदिन कह रहे हो कि मैं ये नहीं करूँगा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता, तो यानी कि ब्रह्मांड में अपनी वॉइस को खुद ही नेगेटिव कर रहे हो। जब हर बात आप नेगेटिव बोलते हो, नेगेटिव करते हो, तो कैसे अच्छा होगा। सबसे पहले आप धन्यवाद देना सीखिए, ग्रेटिट्यूड दें। ग्रेटिट्यूड सबसे बड़ा है। जब आप प्रतिदिन ग्रेटिट्यूड में रहते हो कि परमपिता परमेश्वर ने मुझे इतना अच्छा शरीर दिया, मन दिया, बुद्धि दी, और सब लोग दिए, रिश्ते दिए, प्रकृति ने इतना सब कुछ हमें दिया, उसका धन्यवाद तो करें। उसको समझ ही नहीं पाते, कहते ये मिलना ही था, ऐसा नहीं है। उस व्यक्ति से पूछो जो शारीरिक रूप से ठीक नहीं है, जो शारीरिक रूप से परेशान है, उस व्यक्ति के दर्द को जानो। आप ठीक हो, स्वस्थ हो, अपने कार्य भी ठीक कर रहे हो, अब मेहनत से उतना अचीव नहीं कर पा रहे तो आप कहने लग जाते मेरा भाग्य तो ठीक ही नहीं है, मैं पूरे दिन मेहनत करता हूँ, मेरे साथ। ऐसा नहीं करें, आप ग्रेटिट्यूड में रहें। आप देखिए आसपास की सारी एनर्जी आपको प्यार करने लगेगी, आपके कार्य करने लगेगी, और जो कल तक आप कहते थे कि मेरे काम नहीं हो रहे, देखिए अपने आप काम बनने लग जाएंगे। आप छोटे छोटे कार्य में मेहनत भी नहीं करने पर लगेगी, अपने आप काम करने लग जाएंगे, क्योंकि पूरी कॉस्मिक एनर्जी आपको ब्लेसिंग दे रही है। आपके आसपास के लोग आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, क्योंकि आप ग्रेटिट्यूड में हो। आप जब कोई आपके लिए कुछ करता है रोहित, तब आपको लगता होगा कि धन्यवाद कहते हो ना, उसका आशीर्वाद आपको मिलता। तो हमें अपनी आदतों को बदलना होगा, मतलब कंप्लेंट नहीं करनी है, थैंक यू बोलना है। हाँ। शुक्रिया करना है, जो भी मिला है
आप जितना डिजर्व करते थे वो उतना तो मिलेगा ही। बोलते ना जितना भाग्य में लिखा है, एक तरफ हम बोलते हैं कि उतना तो मिलेगा ही। तो जब आपके भाग्य में जो लिखा है वो आपको मिला है तो एटलीस्ट जो है उसका शुक्राना ग्रैटिट्यूड करके कंप्लेंट मत करो, आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। कि और अच्छा कैसे हो जाए, अच्छा कैसे हो जाए, क्योंकि भाग्य आप स्वयं बनाते हो जी। कर्म करके भाग्य बनाते हो। आप कुंडली में देखा होगा कर्म और भाग्य का एक साथ कनेक्शन है, होता है 9th और 10th हाउस का, यानी कि भाग्य से कर्म बनता और कर्म से भाग्य बनता, बिल्कुल एक दूसरे के पूरक है। तो जब आप अच्छे कर्म करोगे रोहित, तो अपने आप भाग्य बन जाएगा। बिल्कुल कर्म आपने किया नहीं, आप छोटी छोटी बातों पर अपने आप को कहने लगे कि मुझे क्यों नहीं रिजल्ट्स मिलते, मैं इतनी मेहनत करता हूँ, मुझे मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता, मैं ही क्यों दुखी हूँ। ऐसा नहीं है, आपने कर्म नहीं किए, कहीं न कहीं आपके अंदर कोई कमी है। आपके विचारों में हो सकती है, आपकी इंटेंशन में भी कमी हो सकती है। बिल्कुल आप दिल से अगर नहीं कार्य करते, दिल से वो काम बात नहीं करते, तो आपको नहीं मिलेगा। सही बात, सिर्फ जबरदस्ती करने के लिए ही करना है, एक दिल से करी नहीं। हाँ समझ गया मैं आपकी बात, तो रिजल्ट नहीं आएगा। ये है बिल्कुल। तो मैनिफेस्टेशन, जैसे ग्रैटिट्यूड की आपने बात की, तो हम बहुत बार मैनिफेस्ट करते हैं, भगवान से मांगते हैं, यूनिवर्स से मांगते हैं। तो आपको लगता है कि जो हम मांगते हैं वो हमें मिल सकता है? यस यानी कि भाग्य बदला जा सकता है, जो हमारी किस्मत में नहीं है वो चेंज किया जा सकता है। अभी मैंने आपको बोला कि कर्म से भाग्य बनता और भाग्य से कर्म बदलता जी। कर्म से भाग्य, क्योंकि आप जो मांगते हो वो मिल जाता है। ओके आपके अंदर भाव अच्छा है, आपके अंदर ईश्वर का आशीर्वाद है जी, विश्वास है, बिल्कुल अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है। तो मांग रहे हो तो किससे मांग रहे हो? ईश्वर से। हाँ जी, परमपिता परमेश्वर से, बिल्कुल भगवान से। और परमपिता परमेश्वर ने कितना आपको दिया। अगर आप दिल से मांग रहे तो उसको भी पता है कि वो देगा, फिर आपके कार्य पूरे होंगे। जैसे एक बच्चा अपने माँ बाप से कोई भी चीज मांगता है और उस माँ बाप को ये पता है मेरा बच्चा दिल से मांग रहा है, मेरा बच्चा को जरूरत है, तो देते हैं ना। बिल्कुल देते हैं। ऐसा ही हमारा पिता ईश्वर। तो हमारे जो भी मांगोगे वो कार्य पूरा होगा। पर क्या होगा, कई बार लोग कहते हैं कि मैं बहुत मांगता मुझे नहीं मिलता। कहीं ना कहीं आप दिल से नहीं मांग रहे, या कुछ आपके विचारों में कोई नेगेटिविटी है, कमी है, या तरीका सही नहीं है। सिर्फ ऐसे ही बोलने से अगर होता तो फिर सभी बोल लेते, उसका एक तरीका होता है। जैसे मैंने अपने लास्ट पॉडकास्ट में भी बताया था, तो यही है कि थैंक यू करना ज़रूरी है, ग्रैटिट्यूड बहुत ज़रूरी है, कंप्लेंट नहीं करनी चाहिए, जो मिला उसमें खुश रहो। कहीं ना कहीं अगर कोई गलती हो जाए, डाउनफॉल आ जाए, तो आपने देखा होगा बहुत लोग ऊपर से नीचे भी गिरते हैं फिर उठ खड़े होते हैं। तो कहीं ना कहीं एक भरोसा अपने ऊपर, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है। ऊपर से नीचे गिरते और नीचे से ऊपर, मैं मानती हूँ कि ये भी एक लर्निंग प्रोसेस है। ये भी एक लर्निंग प्रोसेस है। कई बार हम और कॉन्फिडेंस हो जाता हम में अपने आप पर जी, और कॉन्फिडेंस की वजह से हम वो चीज़ नेगलेक्ट कर देते जो करनी नहीं चाहिए थी, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे रिश्ते हो, चाहे आपके आसपास का कोई ऐसी चीज़ें हों, हम नेगलेक्ट कर देते। अरे ये होना ही था, हो जाएगा जी। ऐसा नहीं है। ध्यानपूर्वक अगर कार्य करेंगे तो ऊपर चढ़ के नीचे गिरने की संभावनाएं कम होती है। अगर आप और कॉन्फिडेंस में आ जाएंगे तो फिर नीचे गिरेंगे, फिर क्योंकि आप में पैशन है, ड्राइव है, कॉन्फिडेंस है, फिर ऊपर उठ जाओ। सही बात है, बिल्कुल। ये एक लाइफ का प्रोसेस है। कई बार सिखाने का भी एक प्रोसेस होता है। बिल्कुल होता है। तो दिस इज एक प्रोसेस। गुरु की कितनी इम्पोर्टेंट है, यानी कि हर इंसान के लिए एक मेंटर होना, जैसे हम बोलते हैं ना कि किसी ना किसी को गुरु बनाओ, चाहे वो आप अपने पेरेंट्स को भी एज अ गुरु लेके चल सकते हो, या ज़रूरी नहीं है आपको किसी पंडित जी को या कोई साधु संत को ही अपना गुरु। तो गुरु यानी कि मेंटरशिप कितनी ज़रूरी है हर एक इंसान के लिए? मेंटरशिप हर इंसान के लिए ज़रूरी है।
अगर मेंटरशिप जरूरी नहीं होती तो हमारे माता पिता एक मेंटरी करते हैं। शुरुआत देखिए, शुरुआत वहीं से। सबसे पहले हम अपने माता पिता को धन्यवाद देते हैं और फिर गुरु को, उससे पहले गुरु का दर्जा भी ऊपर मानते हैं, क्योंकि जब हम सीखने चलते हैं सबसे पहले तो गुरु हमारी माँ पिता है, बिल्कुल, फिर हम गुरु बनाते हैं जी। क्योंकि हमें जब जीवन में आगे बढ़ना है तो हमें गुरु सिखाता है सब कुछ है कि हमें कैसे अपने जीवन को जीना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए, अच्छे बुरे की पहचान सिखाता है, छोटी छोटी बातों को सुधारता है, हमें लर्निंग प्रोसेस करता है। तो एक श्लोक आता है ना, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु की इतनी बड़ी उपमा है, तो हर व्यक्ति को अपना एक मेंटोर रखना चाहिए कि वो सही डायरेक्शन आपको मिलती रहे विचारों में, भाव में आगे बढ़ने के लिए। और आप कई बार न चाहते हुए भी उलझ जाते हो, आपके अंदर कोई ऐसी मतलब पावर नहीं आ पाती, यानी कि समझ नहीं होती आपके अंदर, तो उलझ जाते हो। तो कौन डायरेक्शन देगा? आप अपने गुरु के पास जाओ। गुरु आपके माता पिता हो सकते, गुरु आपका कोई भी हो सकता, जिस पर आपको विश्वास भरोसा हो, जिसकी बातों से आपको अच्छा लगता हो, जिसके विचारों से आप आगे बढ़ते हो, जिसके विचारों से आपको प्रेरणा मिलती हो, उसको आप गुरु मानना एक जरूरी है लाइफ में। तो अनीता जी, लोगों को बदलना है तो कहीं ना कहीं कई बार हमने देखा है कि काउंसलिंग की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो अगर मैं कहूँ कि लाइफ काउंसलिंग, तो लाइफ काउंसलिंग आप कैसे करोगे? रोहित, लाइफ काउंसलिंग का मतलब है कि एक आदमी परेशान है जी, वह कहीं पूछना चाहता है कि परेशानी है क्यों, ओके, मुझे ये परेशानी आई कैसे जी। वो परेशानी कैसे भी हो सकती, फाइनेंशियली हो सकती है, हाँ बिल्कुल, फैमिली हो सकती है जी, अपने सेल्फ डाउट हो सकते हैं, बिल्कुल। जब वो मेरे पास आते हैं तो कई लोगों को लगता है कि मुझे एस्ट्रोलॉजिकल आप बता दो, तो मैं एस्ट्रोलॉजिकल भी उसको सही राय देती हूँ जी। जिस तरह प्लैनेटरी पोजीशन उसकी दशाएं महादशाएं चल रही हैं उसके अनुसार कई बार ऑब्स्टिकल्स आते हैं। हाँ बिल्कुल। और प्लैनेटरी पोजीशन जब ठीक नहीं होती तब मनुष्य को स्ट्रगल हो जाता है। ओके। तो उसको बता देते कि इस टाइम को आप बचा के चले, इसमें ज़्यादा आप इनपुट न डालें, अपने आप दूसरी डायरेक्शन बदले जिससे आपको फायदा हो जाएगा। क्या होता है कि हम लगातार जब काम करते तो एक ही डायरेक्शन में करते रहते हैं और जब काम नहीं होता तो हम परेशान हो जाते और सोचते क्यों नहीं हो रहा जी। मैं पहले भी काम कर रहा था, अब भी कर रहा हूँ, अभी आपका समय ठीक नहीं है। ओके। आपके अंदर वो पावर नहीं, वो स्ट्रेंथ नहीं है, तो सब समय ठीक आ जाएगा तब कर लीजिएगा। इसी काम को अगर आप ये ड्यूरेशन जो स्ट्रगल किया है इसको निकाल के आगे करोगे तो कम समय में अच्छा होगा, अच्छा रिजल्ट, मतलब सही टाइम पे सही चीज करोगे, सही टाइम पर सही करे तो ज्यादा अच्छा। और प्लैनेटरी पोजीशन आपको जरूर ये डायरेक्शन देती है कि ये समय ठीक नहीं है, बिल्कुल इस समय में नहीं करना चाहिए। सही बात। तो जब वो समय बच जाता है अच्छा आगे फिर बचाव हो जाता है, आपको पता है कि मेरा ये समय ठीक नहीं है, मैं इस पीरियड को एक आरामदायक स्थिति में ले आऊं, बिल्कुल, और इस काम की बजाय मैं दूसरा काम में अपनी स्किल सीख लूं, बिल्कुल यूटिलाइजेशन तो भी जरूरी है। कितना अच्छा हो गया। सही बात है, छोटी से विचार से आपकी लाइफ बदल जाएगी, क्योंकि अगर सही टाइम नहीं है और आप कुछ लगातार उसमें टाइम वेस्ट कर रहे हो और होना नहीं है, जो चीज होनी नहीं है। हाँ, बिल्कुल। तो बेटर है कि अपनी कोई और कार्य कर लो, स्किल सीख लो उस टाइम को, क्योंकि एक ये प्रोसेस है। ओके। जैसे मरकरी रेट्रो होता है तो एंजाइटी होती है, स्ट्रेस आता है, मनुष्य का मन विचलित रहता है, एक प्रोसेस है, इसको हटा नहीं सकते, नहीं करती है, बिल्कुल विचलित हो जाता है। उस समय से क्यों विशेष कार्य करो, अवॉइड कर दो जी, बिल्कुल। और जैसे ही वो डायरेक्शन डायरेक्ट होगा उस समय कर लो। सही बात। ये छोटे छोटे पॉइंट पूछने की जरूरत होती है, बहुत लॉन्ग उसमें नहीं जाना चाहिए। जब आप काउंसलिंग के लिए जब आप पूछते हो तो डायरेक्शन कैसे बदले जी, थोड़ी ही डायरेक्शन में आपकी पूरी लाइफ बदल जाती है। सही बात है। और ज़्यादा क्या है मेन लाइफ में चीज़ें क्या, या तो आप जॉब करोगे, बिजनेस के बारे में पूछोगे या शादी की बात होगी, तो
अगर मोटा मोटा कहें तो 5-7 मेन इवेंट्स है लाइफ के जो आपको सही तरीके से करने चाहिए, बाकी तो रूटीन लाइफ अपनी चल ही रही है डेली। हाँ, क्योंकि एक अगर सिस्टम खराब हुआ तो पूरा मल्टीपल खराब होता चला जाता है। सही बात है। और यहाँ पर मेंटर की इसलिए ज़रूरत है, उस सिस्टम को खराब नहीं होने देता, खराब नहीं होने, आपको सही सलाह उस समय को बचा देता है। और जब वो समय बच जाता है, उसी ऊर्जा से आप कोई दूसरा कार्य भी कर सकते हैं। बिल्कुल। नहीं तो यहाँ पर अपनी ऊर्जा वेस्ट करते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, एंग्जाइटी लेते हैं, फिर दवाइयाँ लेते हैं, शरीर खराब होता। बिल्कुल। यहाँ मेंटोर क्या करता आपको, यहाँ उसी ऊर्जा को बचा देता, आपको स्वस्थ भी रखता है, डायरेक्शन ठीक रखता है। उसी समय में आप स्किल सीख लेते हो, कोई भी स्किल, कोई पढ़ाई कर लेते हो, कोई अपना जो कोई सीखना चाहते हो, डांस है, हारमोनियम है, कुछ भी सीखना चाहते हो सीख लेते हो। बिल्कुल। तो सही टाइम का यूटिलाइज हुआ, बच भी गए, सही गाइडेंस, और शांत भी रहे। बिल्कुल। छोटे से गाइडेंस आपकी लाइफ में काफ़ी चेंज ले आती है। नहीं, मैंने देखा बच्चों को जैसे स्कूल जाते हैं आजकल, टीचर्स हर दूसरे बच्चे को कहती है कि नहीं इसको काउंसलिंग की ज़रूरत है, जबकि टीचर का काम खुद है कि एटलीस्ट आप खुद पहले समझो, काउंसलर के पास भेज देते हैं। तो कितना सही है आपके लिए? बच्चों को काउंसलर की ज़रूरत है आज के टाइम में? छोटे बच्चे हैं, पेरेंट्स से अच्छा काउंसलर या टीचर से अच्छा काउंसलर कौन होगा? डॉक्टर क्या ही उसको समझाएगा? सबसे पहले बच्चों को पेरेंट्स के साथ बात करनी चाहिए। पेरेंट्स और बच्चों का जो एक संबंध है, अटूट संबंध है, और माता पिता से अच्छी काउंसलिंग बच्चों की कोई कर नहीं सकता। माता पिता को ही अपने बच्चों को काउंसलिंग करनी चाहिए, समय देना चाहिए। समय सबसे बड़ी हीलिंग है। उनके विचारों को सुनना चाहिए, उनकी भावनाओं को जानना चाहिए, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्या वो चाहते हैं। कई बार छोटी छोटी बातों पर स्टक हो जाते रोहित, और उनको पता नहीं चलता, वो दुखी हो जाते। तो माँ से, पिता से अच्छा कौन समझ सकता है? तो यहाँ पर कई बार हम अपने बच्चों को समय न देने की अभाव से काउंसलर के पास चले जाते, वो अपने हिसाब से देगा। सही बात है। और मैं कहना चाहूँगी कि माता पिता को अपने बच्चों को समय देना चाहिए, उनसे बड़ा काउंसलर हो नहीं सकता। समय तो देना चाहिए बिल्कुल, बट आज की जो लाइफस्टाइल है आई थिंक हार्डली कोई, क्योंकि दोनों वर्किंग हो जाते हैं ना, तो उतना टाइम दे नहीं पाते। वो बहुत अच्छी बात है, आप काम करें, सबको करना चाहिए, बैलेंस करके चलना, बैलेंस करें, घर को बैलेंस रखें, अपने कार्य को बैलेंस रखें, अपने शरीर को स्वस्थ रखें। जब शरीर स्वस्थ नहीं होगा, बच्चे ठीक नहीं होंगे या बैलेंस नहीं होंगे, तो फिर कैसे होगा? 2026 में और आप क्या बताना चाहेंगे कि क्या हम और करें अपनी ज़िंदगी में, ताकि 2026 है मैक्सिमम रिजल्ट अपनी लाइफ में लेके आगे बढ़े? रोहित, 2026 साल सूर्य का साल है। इसमें अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। समय पर सोएं, समय पर उठें, क्योंकि सूर्य बहुत एक डिसिप्लिन का बिल्कुल प्लेनेट है। वह डिसिप्लिन चाहता आपकी लाइफ में। करेक्ट। तो आप इस साल में डिसिप्लिन रखेंगे तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स पाएंगे। दूसरा है, अपने कार्य पर ध्यान दें, कर्म अच्छा करें। सूर्य कर्म को भी प्रधानता देता है। जो लोग अपने कार्य को बहुत अच्छे ढंग से करेंगे, उनके लिए बहुत अच्छा साल रहेगा। अपनी एनर्जी को एनर्जाइज रखें, क्योंकि सूर्य का साल है। ईस्ट से ऊर्जा आएगी, नॉर्थ ईस्ट से अपॉर्चुनिटीज आएंगी, नहीं, साउथ ईस्ट तो मंगल का, और ईस्ट से जो ऊर्जा मिलेगी वो एक ऐसी एनर्जी होगी जो आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। प्रतिदिन अगर मेडिटेशन करेंगे तो आपको काफ़ी लाभ होगा। आपके शरीर में कोई ज़्यादा रोग नहीं होंगे, जो बीमारियां आने वाली थी वो रुक जाएंगी। 2026 अगर आप चाहें तो इस साल को अपने अनुरूप कर सकते हैं, डिसिप्लिन के जरिए, ऊर्जावान बना कर रखने के लिए मेडिटेशन करके, सच्चे कर्म करके, यह साल आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है।
नहीं तो कई बार साल पूरा अच्छा नहीं होता, अप्स डाउन आते रहते हैं। बिल्कुल आते हैं। और जब अप्स डाउन आते हैं तो हम संभाल नहीं पाते। तो आप शुरुआत से ही छोटे छोटे उपाय करना शुरू कर दें, सुबह उठना शुरू कर दें, सूर्य को जल दें जी। और अपने घर में अपने रिश्तों को ठीक रखें। बिल्कुल। अपने माता पिता की सेवा करें, यह पिता का सार, अपने पिता की सेवा करे, सबसे अच्छा रहे। हाँ बिल्कुल, क्योंकि इस साल में जो पिता की सेवा करता, कहना मानता है, अपने माता पिता का आज्ञाकारी है, उसके लिए बहुत अच्छा साल है। ये उपाय भी है, रेमेडी बोल लीजिए या इसकी प्रैक्टिस बोल लो। सूर्य पिता को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप अपने फादर को खुश रखोगे तो वैसी सारी चीज़ें अच्छी अच्छी होती चली जाएगी। रोहित, हमारे घर में ही, हमारे रिश्तों में ही सारे प्लेनेट बसे हुए हैं। बिल्कुल है, माँ का है, चंद्रमा है, सारे प्लेनेट हमारे रिश्तों में ही हैं। सारे तो प्लेनेट अगर हम अपने रिश्तों को बहुत अच्छे ढंग से रखते, सम्मानजनक रखते, अपने परिवार से प्यार करते, अपने आसपास के रिश्तों को ठीक रखते हैं, उससे अच्छा कोई उपाय हो नहीं सकता। अपने रिश्तों को ठीक रखे, कर्मों को ठीक रखे, शरीर को स्वस्थ रखे, परमपिता परमेश्वर पर ध्यान रखें, विश्वास रखें और उसकी ऊर्जा से एनर्जाइज रहें, तो आपका आसपास का एटमॉस्फेयर भी ठीक रहे। बिल्कुल सही बात कही। क्योंकि कई बार ना लोग कंप्लेन करते हैं, सामने वाला बात नहीं करता तो मैं क्यों करूं। वो चाहे कोई रिश्ते लगा लो, बुआ लगा लो, मामा लगा लो, तो मैं क्या एडवाइस करता हूं कि सामने वाला क्या है उसको छोड़ दो, आप भूल जाओ। आप अपनी तरफ से गलत मत करो, ठीक है। सामने वाला गलत कर रहा है वो उसके कर्म है। एटलीस्ट आप अपनी तरफ से गलत मत करो, अपनी तरफ से कोशिश करो कि चीज़ें बनाई रखी जाएं, तो अपने आप ही सारे ग्रह, अपने सारे प्लैनेट्स आपके वैसे ही ठीक रहेंगे। वो उनके कर्म है, आप अपने कर्म को ख़राब मत करो, अपने कर्म अच्छे करके चलते रहो। हाँ रोहित, अच्छे कर्म करने के लिए अपने आप को क्लीन रखना ज़रूरी है। उस ईश्वर के साथ अपना कनेक्शन रखना जरूरी है, कनेक्ट करना है। परमपिता परमेश्वर के साथ जब आप कनेक्ट रहते हो ना, तो अपने आप ऊर्जावान रहते हो, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ। तब इस तरह की शिकायत नहीं होती। इस तरह की शिकायत तभी होती है जब हम कहीं ना कहीं एक नेगेटिव एनर्जी से एनर्जाइज रहते, तो हम शिकायत के मूड में रहते। सही बात है। तो सबसे पहला नियम है कि उस ईश्वर पर विश्वास रखे ना, जिसने हमको पैदा किया। सही बात है। अपने आप ठीक रखता, अपने आप ठीक। फिर हमें इस तरह की बातें आती ही नहीं कि मैं क्यों बात करूं, क्यों मैं ऐसा करूं, वो दिमाग में ही नहीं आएगी। मैक्सिमम बीमारियां तो हमारे मन से ही हैं, हमारे दिमाग में ही रहती, इल्यूजन में रहती। ओके। जो विचार थे ही नहीं, जिसका कोई मीनिंग नहीं, वो मन में इल्यूजन है। सही बात। दूसरे के प्रति, और वो इल्यूजन आपको बीमार कर देते हैं। उन्हीं से पैदा होती है सब स्ट्रेस, एंजाइटी, और धीरे धीरे इतनी हो जाती कि आप बीमार हो जाते। और फिर आप डिप्रेशन जैसी बीमारियां, स्टमक प्रॉब्लम्स और बहुत सारी ऐसी बीमारी जो मीनिंग नहीं थी नहीं कभी, जब अब हमने खुद बना ली। जब हम स्वस्थ रह सकते तो स्वस्थ रहने की कोशिश करें ना। सही बात है, बिल्कुल। स्वस्थ कब रहेंगे? जब अच्छी एनर्जी से एनर्जाइज रहेंगे। एनर्जी क्या? ऊर्जा जो वाइब्रेशन है आसपास, वो परमपिता परमेश्वर से मिलती। सही बात। नहीं भगवान, कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, पॉडकास्ट के हिसाब से नहीं, बट मैं हम भी एक गुरुजी को मानते हैं, छतरपुर में है। तो जब से वो हमारी लाइफ में आए हैं, तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ अच्छा होता है, बट टचवुड सारी कुछ अच्छा ही हुआ है, ठीक है। बट एक वो फीलिंग हम लेके चलते हैं कि अगर कुछ ख़राब भी हो जाता है तो उसमें भी कुछ अच्छा ही होगा। वो अच्छे के लिए ही उन्होंने किया है, और ये प्रैक्टिकली देखा है हमने। हम कई बार कंप्लेंट करते थे, अरे लेट हो रहा है, जाना है, हम 10-15 मिनट निकलने में लेट हो जाते थे कंप्लेंट कर, और आगे जाके देखते थे तो कोई एक्सीडेंट वगैरह में दिखता था, बच जाते थे, हमारी गाड़ी बचते। तो वो कहीं ना कहीं वो टालने की कोशिश रहती है, समझने की कोशिश है कि जो है वो अच्छे के लिए है। तो कंप्लेंट करना तो छोड़ दिया है, और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि कंप्लेंट मत करो, ग्रैटिट्यूड करो, थैंक यू करो, जो है उसमें खुश रहो, आगे एक अच्छी सोच के साथ बढ़ो, अपने कर्म को सही रखो, तो डेफिनेटली ऊपर वाला ज़रूर आपकी सुनेगा। मैनिफेस्ट करो, जो मांगना है मांगो, गुड इंटेंशन के साथ। जैसे आपने कहा, सही भाव बहुत ज़रूरी है, नेगेटिविटी ना रख के उस चीज़ को करोगे तो पॉजिटिव ही मिलेगा। रोहित, अच्छे लोगों के साथ,
सत्संग में रहोगे और अच्छे विचार रखोगे, बिल्कुल कॉन्फिडेंस होगा कि भगवान है ना हमें बचा लेगा जी। आप जिस पर भी विश्वास करते हैं, गुरु पर करते हैं, किसी पर भी जी, वो सम्मानजनक अगर हम बात करते हैं कि गुरु जी हमें बचा लेंगे तो बचा लेंगे, क्योंकि विश्वास है ईश्वर हमें बचा लेगा। एक विश्वास है जी, बिल्कुल। जब हमारा विश्वास ही डगमगा जाता है तो फिर कौन बचाए? सही बात है। जब हम खुद ही लगे रहते हैं मेहनत के साथ कि मैं ही करूँगा, जहाँ मैं आ जाता है वहाँ फिर आगे नहीं बढ़ पाता, मैं सब छिप जाता है। मैं सब बिल्कुल, वो अहम अलग रखना चाहिए। हाँ। मैं को साइड में रखना है। हाँ, मैं बस सब छिप जाता है। आप नहीं है, ईश्वर आपके साथ है, वही चलाता है। ये भाव आपके हमेशा होने चाहिए। और जितने हमारे आसपास के लोग हैं उनके सपोर्ट से हम आगे बढ़ पाते हैं। क्योंकि जब तक सपोर्ट नहीं मिलेगा हम कैसे काम करेंगे? सही बात। आगे कैसे बढ़ेंगे जी? तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो चेक करते रहना चाहिए। मनुष्य खुश रहेगा, मनुष्य स्वस्थ रहेगा, मानसिक रूप से खुश रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा, फिर इस तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी अगर उसको अपने आप, अपने ईश्वर पर विश्वास है, अपने गुरु मेंटोर पर विश्वास है, अपने माता पिता की वो सेवा करता, रिश्तों को सम्मान देता है, लोगों को सम्मान देता है, डेडिकेशन के साथ कर्म करता, तो उसको क्या दुख होगा? नहीं होगा। बिल्कुल, समझने का फ़र्क है। सही सोच के साथ आगे चलो, सब अच्छा होगा। ग्रैटिट्यूड रख के चलो, सब अच्छा होगा। थैंक यू बोलना सीखो, सब अच्छा होगा। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके एंड बहुत बहुत शुक्रिया आप आए। एंड कोशिश रहेगी फिर से आपसे दोबारा जल्द मुलाकात हो और बहुत सारी बातें हम करें। तो पॉडकास्ट को प्लीज़ पूरा ज़रूर देखिए। अगर आपको पसंद आया है तो शेयर एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। अनीता जी की डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में रहेंगी। अगर किसी को कनेक्ट करना है तो आप उनसे भी जुड़ सकते हैं। इनकी वेबसाइट भी है और इनका इंस्टाग्राम आईडी भी है। तो जैसे भी आपको ठीक लगे उस तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हैं। एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी मैं अपडेट कर दूँगा। एंड थैंक यू सो मच। फिर से मिलेंगे एक नए पॉडकास्ट में नए गेस्ट के साथ। जब तक के लिए खुश रहो, स्वस्थ रहो।